ना। अरे किसी भी चीज पे कर लो यार, समझ आनी चाहिए चीजें। आपको करनी है बात तो आ जाओ। देखो मोस्टली क्या होता है, स्ट्रेस ना एक बेकार का शब्द है, एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। देखा फिर, मुझे पता था, हैं? मुझे पहले से ही पता था ये कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, वो अंग्रेजी में ज्यादातर शब्द फैब्रिकेट किए गए हैं ना, है नहीं कुछ भी है। पर वो स्ट्रेस वर्ड को समझने में ही स्ट्रेस हो जाती है। तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है ना, अगर पब्लिक को समझ ही स्ट्रेस वर्ड आएगा तो तुम क्या करोगे? पर जैसे लोगों को तनाव तो रहता ही है, चिड़चिड़ापन रहता है, मन अच्छा नहीं रहता, बात नहीं करने का मन करता, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये सब क्या है? सारी प्रॉब्लम अलग अलग है, कोई एक ही थोड़ी है। अच्छा, ये अलग अलग हैं। और क्या। एक मैंने ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है, खासतौर से फीमेल्स के साथ। फीमेल्स ना जब अपने बच्चों से बात करती हैं स्पेशली, तो उनके फेस की तरफ नहीं देखती। मैंने एक बार अपनी फ्रेंड से भी कहा था, मैंने उसको कहा, उसने कि हमें पता है पेरेंटिंग का सब, वो डॉटर्स हैं उसके पास, बेटी हैं, तो मैंने उससे कहा कि तू जब बात करती है अपनी डॉटर्स से तो कभी नोट करना कि क्या तू उसकी आईज की तरफ देख रही होती है। तो उसने कहा कि ये तो कोई बात नहीं। मैंने देखा है जब प्रणाम भैया। मतलब मुझे नहीं पता कि किस वजह से है, लेकिन बहुत कॉमनली है कि फैमिली में भी लोग बात कर रहे हैं, जैसे माँ और बच्चे का बहुत क्लोज रिलेशन है, तो भी दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स देयर फेस, दे आर ओनली टॉकिंग। तो वो बात थोड़ी हुई, वो तो सिर्फ टाइम पास होता है। तो ये स्ट्रेस है बेसिकली। नहीं, आदत पड़ गई है तो स्ट्रेस क्या है ये? अगर तुम आंख की तरफ देखने की कोशिश करते हो तो स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर रूटीन में है तो फिर थोड़ी होगा। और वैसे भी कहते हैं कि आंख मिला के अगर बात करो तभी तब पता लगता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है और क्या क्या रहा है। नहीं, बात तो तभी होती है। नहीं, बात तभी क्यों होती है? किचन में बैठे अपना आलू काट रहा है और उधर बात कर रहे हो। वो ठीक है, लेकिन जैसे वो तो जनरल बात हो गई, जैसे बच्चा बता रहा है कि मैंने आज स्कूल में ये किया, ठीक है, माँ अपना काम तुमने कर रही है, पूछा तो बता रहा है ना। कई बार अपने आप भी बताते हैं। वो आदत पड़, मतलब वो कैसे कल्टीवेट किया, तुमने कैसे डेवलप किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अच्छा, भाई कई चीजें ऐसे थे ना, कई कई जगह पे तुमने देखा होगा कि वो कहता है ये तो बच्चा जो है सारी बातें आके घर पे माँ को बताता है या बाप को बताता है या भाई को बताता है। हाँ, तो वो तुमने जो सिखाया बचपन से उसको, वही तो उसने सीखा। ये तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो ने ये स्कूल में डालने के चक्कर में, जो हमने सिखाया, जो स्कूल ने सिखाया, जो टीचर ने सिखाया, जो फ्रेंड्स ने सिखाया, जो भाई बहन ने सिखाया, हाँ, तो बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है कि उसको पता ही नहीं कि किसका मानना है। तो वो चुपचाप कहता है टीचर का मान लो बात खत्म, फ्रेंड्स का मान लो बात खत्म, भाई बहन माँ बाप हो तो कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो कहाँ बिता रहा है ये देखो। मैक्सिमम टाइम स्कूल में बिता रहा है मेनली, तो घर में बिताता है वही बच्चा। तो, स्कूल में भी फ्रेंड्स के साथ बिता रहा है, एक ही टीचर के साथ नहीं बिता रहा। टीचर तो बदलती रहती है पर फ्रेंड्स सेम रहते हैं। वही संगत का असर क्यों कहा गया, एक शब्द, एक स्टेटमेंट आती है कि संगत का असर होता है। पर बच्चे तो माँ के साथ, माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजारते। स्कूल में तो 6 घंटे के लिए गए, दोस्तों के साथ 6 घंटे 8 घंटे रहे, पेरेंट्स के साथ बाकी 16 घंटे, तो चलो 8 घंटे सो गए। हाँ, कैसे ठीक 16 घंटे? 8 घंटे तो सोने में और 2 घंटे स्कूल से आने और स्कूल जाने में और ट्यूशन है। और होमवर्क। टीवी भी देखते हैं, हाँ, होमवर्क भी करते हैं। ठीक है, बच्चा दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम निकालता है। ओके, ठीक है, तो तो बच्चा अब वो सीखेगा क्या ये बताओ? जिन दोस्तों के साथ बैठा है वो उनकी उनकी कहानियां सुनेगा, बातें सुनेगा। वो कोई अपने घर की सुना रहा है, कोई अपने बहन की सुना रहा है, कोई अपने भाई की सुना रहा है, कोई अपनी माँ की सुना रहा है, कोई अपने बाप की सुना रहा है, कोई अपने पड़ोसी दोस्तों की सुना रहा है। हाँ, जी
तो वो किसको सुने, किसको समझे? पता नहीं। वैसे ये बात ठीक है कि बच्चा दोस्तों की ही सुनता है और उसी से दुनिया समझता है। अगर स्कूल भेजा जाए तो भाई, पर भैया स्कूल नहीं भेजते थे तो पहले गुरुकुल भेजते थे। भेजने का तो कल्चर बहुत पुराना है, कोई आज का थोड़ी है। पर गुरुकुल में अगर तुमने एक चीज देखी हो तो या तो एक ही फैमिली के बच्चे पढ़ते थे, कुटुंब के। ऐसा नहीं था कि सारे शहर के बच्चे आ गए और वहां बैठ के नहीं पढ़ने। आते थे, पर वो फिर अलग अलग बैच चलते थे उनके। मतलब तकरीबन एक ही एलिजिबिलिटी के बच्चे एक साथ होते थे। हाँ बस यही फर्क है। अभी तो ये संगति नहीं, का असर इसीलिए तो कहा गया कि संगत का बहुत असर पड़ता है, और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो एक मछली वाला जो एग्जाम्पल है वो क्लास का लिया गया है। अगर एक बच्चा भी वो वैसा होगा तो वो पूरी क्लास को खराब करेगा। जी करेगा या नहीं करेगा, पर कोशिश जरूर करेगा। है कि एक मछली, गंदी मछली गंदे सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक साफ मछली सारे तालाब को साफ कर देती है। नहीं कर सकती ना, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं ये कर सकती। कहावत सुनी है क्या कभी कि एक साफ मछली सारे तालाब को साफ कर दे? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक मछली की कोई सुनेगा नहीं ना बेटा। जो साफ मछली है उसकी कोई सुनेगा ही नहीं। पूछ। तो एक गंदी मछली की क्यों सुनेगा? क्योंकि वो बातें वैसी करती है, इस तरह की करेगी वो गंदी मछली जो सामने वाले को मजा। वो कहते हैं ना कि हंसी वाली पिक्चर जो देखते हो तुम या कोई शो देख रहे हो तो हंसने लगते हैं सारे के सारे। इस वो बेस्ट एग्जांपल है ये। अगर शो में वो बंदा कोई ऐसी बात कर रहा है सारे हंसने लग जाते हैं। तो जो गंदी मछली होती है वो इस तरह का बिहेवियर करती है कि वो सबको सुनाई दे जाता है, अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। तो कहने का उसका तरीका अजीब होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अगर तुम कपिल शर्मा का शो ही देखते हैं हम लोग, उसको सुनो ध्यान से। अगर जब सुनोगे तो तुम मेरे ख्याल से आगे देखोगे कि नहीं देखोगे ये पता नहीं। सुनने से क्या होता है? हैप्पी रहना और हंसना, मतलब लाफ्टर, इन दो में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। लाफ्टर को हैप्पी बना दिया। तो जी हाँ जी, मछली के सुनने से क्या होता है? क्या कह रही है बेटा? मछली के सुनने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो कह रहा है कि मछलियों के सुनने से क्या होता है। कुछ नहीं, वो मैं देखूं। क्या जो भी कोई सुनोगे तो उस पर रिएक्शन करते हैं ना। अभी सुनने तेरी का समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर तू नहीं जब वो गाता है अपने बाबा जी के साथ बैठ के तो तेरे को अच्छा लगता है कि नहीं? तू गाता है तो बाबा जी के साथ बैठ के तो तुझे अच्छा लगता है, तो सुनने तो हो रहा है ना। ठीक है, इसको समझ आ रहा है। तो आपने बता रहे थे कि लाफ्टर और हैप्पीनेस में फर्क होता है। बहुत फर्क है। लाफ्टर तो एक आर्टिफिशियल चीज है। नहीं, हंसी आती तो है, नेचुरली भी आती है, आर्टिफिशियल भी होती है। आर्टिफिशियल ही होती है वो, नेचुरल भी जो आती है वो टेम्परेरी होती है ना। हैप्पीनेस इज एवर। वही जैसे भूख लगना और भूख के बिना खाना। हाँ। भूख लगना नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भूख नहीं लगी है तब भी तुम नहीं खा सकते। ये तो कहीं नहीं लिखा ना। और हमेशा कहा यह जाता है कि जब भूख लगे जब खाओ। क्या कोई ऐसा करता है? आज तक कहीं देखा है कि जिसको भूख लगी और वो तब खा ले? तो है, बहुत लोग करते हैं, जब भूख लगती है तब तभी खाते हैं। नहीं, कहा टाइम हो गया 1 बज गया, रोटी बन रही है, खाओ। तो बहुत बड़ा एक्चुअली तो पेट की जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है वो प्रॉब्लम ही इसलिए आनी शुरू हुई है
कि हमने घड़ी से खाने को जोड़ रखा है, ना कि भूख से। और इनवेरिएबली मैंने देखा है कि भूख तो लगने ही नहीं देते, पहले ही खिला दो। हम लोग आधे अधूरे पके हुए पचे हुए खाने को, डाइजेस्ट हुए खाने को खाने के ऊपर खाते हैं दोबारा खाना। जी 90%, 95%, 98% लोग का खाने की यही तरीका है कि भैया 1 बज गया, अब लंच टाइम हो गया, भूख है नहीं है, उससे मतलब नहीं है। या सुबह से मतलब सुबह नाश्ता जल्दी कर लिया किसी दिन और भूख लग गई 12 बजे, तो खाना तो 1 बजे ही बनेगा। इसलिए कहा गया तभी 4 घंटे के बाद खाना चाहिए, 4 घंटे बाद पच जाता है। घंटे से क्या मतलब है? फिर वही बात, प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ये घंटे जोड़ लिए हमने हर जगह पे। सुनो, जबकि खाने का कनेक्शन डायरेक्टली सिर्फ भूख से है और किसी चीज से नहीं है। भूख लगी है तो खाओ, नहीं तो नहीं खाना। भूख लगने का मतलब ही है कि पेट वो कर रहा है, पेट की रिक्वायरमेंट है, भाई पेट को अब भूख लगी है तो उस टाइम पे खाना जरूरी है। नहीं, यदि जो है किसी को 8 बजे या 9 बजे जब डिनर का टाइम होता है, खाना भूख नहीं लग रही, उनने खाना नहीं खाया, और फिर 12 बजे लगी तो 12 बजे खा सकता है? अरे जब भूख लगेगी तो खाना ही है, नहीं तो पेट खराब होगा। और जब भूख नहीं है तब खाओगे तो पेट खराब होगा। पेट खराब होने का कारण ही यही है। जैसे कहते हैं रात को खाना नहीं खाना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले खा लो। अरे फिर वही बात, तो तुम खाना जब खा रहे हो उसके 2 घंटे बाद सो जाओ। और पहली बात, दूसरी बात है, अरे जब नींद आएगी तो सोओगे ना, जब नींद ही नहीं आ रही तो सोओगे कैसे, ये बताओ। वही तो जब भूख लगे तब खाओ, जब नींद आए तब सो। घड़ी मत देखो कि भाई नींद नहीं आई पर 2 बज गए तो सो जाओ। सो कह सकते हो तुम, लेट सकते हो, पर सो तो नहीं सकते। सोओगे तो तभी जब नींद आएगी। बताओ, अब बताओ, बच्चों को भी टाइम पे ना लेटने को कहो। वो कह रहा है ले, तुम तो हमें टाइम के हिसाब से लिटाती हो। भैया सुबह एक्चुअली इसीलिए बचपन से सिखाया जाता है कि इस टाइम पे लेट जाओ, तुम सो या ना सो। मैं बच्चों को हमेशा ये कहता था, भैया तो 9:30 बजे बेड पे होना है, तुम सो या ना सो पर होना बेड पे है। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। सोना नहीं सोना तो अपनी, वो तो नींद पे ही है, आएगी तो ना जबरदस्ती दे दो, तभी तो ये नींद की गोलियां इतनी चल गई। पता नहीं, मैंने तो देखा है बच्चों को जब लिटा दो तभी सो जाते हैं। अभी तो 2-4 दिन बाद देखियो, पता लगेगा कि लिटा दो और क्या सोता क्यों। अभी तो तू रोती रहती है कि सोते ही नहीं लेटते नहीं। है? प्रॉब्लम लेटते नहीं मतलब सोने के एक ही लिए। हो गई ना। तुमने कहा था कोई तो हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? कि जब भूख लगे तब खाना है और जब नींद आए तब सोना है। घड़ी से मत जोड़ो इन चीजों को। घड़ी से तो तुम जोड़ ही नहीं सकते भाई। घड़ी से सिर्फ अगर तुम्हें कोई वो ट्रेन या बस पकड़नी है या कुछ से मिलना है तब तो घड़ी काम आती है। वो भी बेकार है, क्योंकि जब तुम्हें मिलने का टाइम अगर तुम्हारा 12 बजे का है और तुम वहां पे अगर 11:30 पहुंच जाओगे तो प्रॉब्लम, और अगर तुम 12:30 पहुंचोगे तो प्रॉब्लम। और वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, क्योंकि कन्वेंस तुम्हें मिला ही नहीं, सड़क पे भीड़ मिल गई। घड़ी का तो कोई मतलब है ही नहीं एक्चुअली। हाँ,
ओके। ट्रेन पकड़नी है, हवाई जहाज, कोई भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज कर रहा हो तब तो तुम्हारी मजबूरी है। मैं ना नॉर्मली ट्रेन यूज नहीं करता, या तो अपनी गाड़ी हो या फिर बस में जाता हूँ। अच्छा प्रेफरेंस मेरी ये होती है, चाहे 5-6 घंटे का रास्ता हो, 10 घंटे का हो तो भी, क्योंकि वो एक नहीं मिली दूसरी मिल जाएगी। पर भैया सोसाइटी में रहना है तो गाड़ी के हिसाब से तो चलना ही पड़ता है। जैसे रहोगे तो सोसाइटी में ही ना। वही तो, फिर घड़ी को रिजेक्ट करके भी काम नहीं चलता ना। चलो भूख नहीं लगी, 4 बजे तक नहीं खाया, अब 4 बजे घर में कोई और काम हो गया या और किसी का आने का यार टाइम है। ये कोई लॉजिक हुआ क्या? ये क्या तरीका हुआ? मतलब तुम दो उन चीजों को जोड़ रहे हो जिसका जोड़ना बेकार है। बात क्या हो रही है? तो पेट तो खराब तुम्हारा ही होगा ना, मेरा थोड़ी होगा। नहीं, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अब उसको टिफिन 11 बजे मैम ने कहा खा लो, उसको भूख नहीं है। अरे यार फिर वही बात क्या हो रही है? तू कहाँ जोड़ रही हो उसको? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। बात ये हो रही है कि जब भूख लगे तब खाना है, और जब भूख नहीं लगी है तो अवॉइड करोगे, खाना मत खाओ, नहीं तो वो हाफ डाइजेशन में पेट खराब करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हें देखना है, अगर तुम पेट खराब के साथ रहना चाहते हो तो रहो। ये तो अपनी ऑप्शन है ना। तो खाने का सीधा संबंध इच्छा से है कि इच्छा है तभी खाओ। इच्छा से नहीं मतलब है, भूख से मतलब है। इच्छा तो मैंने अभी खाना खाया और मैं बाजार में गया तो मुझे लगा यार साले गरम ब्रेड पकौड़े बना रहा है, लपेट ले। हाँ, अच्छा, भूख और इच्छा अलग अलग चीज हो गई। नेचुरली। अगर इच्छा है तब भी खा सकते हैं अगर भूख ना हो। यार जब खाने का कनेक्शन भूख से है तो फिर अच्छा। भूख से ही है ना। हाँ, तो मेरी ससुराल बड़ी में इच्छा हो जाके रही है पेट किसी को इसीलिए तो गोली मार खराब दूं। होता है कि ससुराल वाले ठूस ठूस के खिलाते हैं उनकी इच्छा से। देखो ससुराल वालों को कुछ कहोगे तो साले घर नहीं जा सकते फिर। तो ससुराल वालों को कुछ मत कहा करो, बहू रोती रहती है कि सास खाने को नहीं देती है। वो भी तो अब ना ससुराल में ही है। अब ना खिलाते ससुराल वाले भैया, भूल जाओ। हाँ। भैया वो तनाव वाला चैप्टर थोड़ा क्लियर करिए ना। तनाव और किसी चीज को पूरा बताओ ना करने क्या के लिए पूछना जो चाहते हो, पूछो ना। तनाव की कंफ्यूजन परिभाषा क्या नहीं है ये समझ बताओ। में आ रही अभी तक। है तनाव की परिभाषा नहीं समझ में आ रही अभी तक। तनाव कहते परिभाषा हैं है ही नहीं किसको? इसकी। तुम खा ले। ये समय से काम पूरा करना है वो भी तनाव है, कुछ नहीं करना है वो भी तनाव है, कुछ सोचते परिभाषा रहना तो है ही। भविष्य के लिए वो भी तनाव है। एक बात समझ लो अच्छे से कि प्राकृतिक चीजें जो है वो हैं, उसमें परिभाषा नाम की कोई चीज नहीं होती। तो कैसे उसको समझा जाए तनाव को? वो तो तुम्हें समझ तो आ रहा है, तुम ही तो बता तो रहे हो किसी सारे एग्जाम्पल, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। तो किसी को किसी काम करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए अगर दबाव पड़ता है मस्तिष्क पे तो वो तनाव है, और नहीं, रैंडमली करते किसने कहा? रहते हैं तो वो काम है। ये किसने कहा? जी जी, वही समझ रहना चाहता था ना जी। भाई एक बात ये तो सबका एक्चुअली तनाव तो एक बड़ा वो है, जिसको मर्जी तनाव बना लो, जिस बात को हाँ चाहो तुम तनाव बना सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस चीज को तनाव बनाना है, किसको नहीं बनाना है। राइट राइट। हर चीज को बना सकते हो तुम। और अभी जैसे हमने घड़ी को बना लिया, घड़ी आके नहीं है तो टिफिन जोड़ लिया उसके साथ। हाँ हाँ, मतलब अपने काम को तनाव एंजॉय बनाने कर के लिए रहे हैं तो तो बहुत तनाव नहीं है। अगर एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो पूरा, किसी भी काम को अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो वो ठीक है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो तनाव है। कुछ भी हो, खाना खाना भी तनाव हो सकता है। अगर इतना भी सोच लिया तो तनाव हो गया कि एंजॉयमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ 300 शंख एंजॉय मार का मतलब तनाव एंजॉय खत्म हो माना जाता है। एंजॉय का मतलब विरोधाभास नहीं हो रहा है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। एंजॉय क्या होता है? एंजॉय भी तो कुछ नहीं होता एक्चुअली। जैसे स्ट्रेस कुछ नहीं होता, ऐसे एंजॉय कुछ नहीं होता। अच्छा,
स्लो है। क्या समझा? जैसे स्ट्रेस कुछ नहीं होता है वैसे एंजॉय भी कुछ नहीं होता। यस। और तुमने तनाव जोड़ दिया तो इसका मतलब वो ये कुछ और हो गया क्या? स्ट्रेस और तनाव में क्या फर्क है? तो अंग्रेजी हिंदी प्रॉब्लम यही है कि तुम लोग ना सिर्फ मतलब सारे ही तुम लोग से मेरा मतलब है कि नॉर्मली पब्लिक जो है उसमें अटक जाती है ट्रांसलेशन में। हाँ, तो ट्रांसलेशन तो तनाव अपने आप में, ट्रांसलेशन ही तो तनाव जनरेट करती है। और करता क्या है? तनाव का मतलब क्या होता है? तन में आओ खिंचाव हो उसको तनाव कहते हैं। तनाव होता ही कुछ नहीं यार, पहले ही कहा दिया मैंने। अच्छा, शब्द ऐसे ही डाल दिया गया तनाव का। वो तो स्ट्रेस बनाया तो उसका फिर कुछ ना कुछ हिंदी होना हिंदी चाहिए। हिंदी अनुवाद कर दिया। पता नहीं हिंदी है उर्दू है। भैया कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज से परेशान होते हैं, बार बार सोचे जा रहे हैं, किसी चीज को लेके परेशान होते हैं, बार बार सोचे जा रहे हैं तो उस पर। अब ये, हाँ एग्जैक्टली, अब ये सोचो कि तनाव और परेशान एक ही बात है क्या? मुझे नहीं पता। तो बस तो तनाव नाम किसी की चीज हटा दो और परेशान जोड़ लो। किसी परेशानी को बार बार विचार करने से वो तनाव की स्थिति आती है। बार बार क्यों? पहली बार में आ जाएगी। इतनी बार सोचने की क्या जरूरत है उसके लिए? तो पता है अच्छा, कि तुम्हारे सॉल्यूशन नहीं है तो तुम सोच रहे हो कि अब क्या करें। परेशानी, अगर परेशानी कोई है तो तनाव हो ही गया ना। जी। तो परेशानी तो परेशानी को अगर तभी की तभी सॉल्व करोगे तो जितना टाइम सॉल्व करने में लगाओगे उतनी देर तुम स्ट्रेस में रहोगे ना। और कई बार तो सॉल्व नहीं कर पा रहे होते ना, नहीं पता लग रहा कि कैसे सॉल्व करें, ये भी तो एक सिचुएशन आती है। तो यार तभी जब परेशानी का मतलब तनाव हो गया तो बात खत्म होगी ना। फिर जितनी मर्जी लंबी चला लो उसको। परेशानी तो एग्जिस्ट करती है, होती है। एग्जैक्टली। तो तनाव जो है रिजल्ट है परेशानी का। तो तनाव तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम परेशानी पे ध्यान दो। परेशानी का सामना न कर सकने की स्थिति को तनाव कहते हैं। नहीं, परेशानी आना ही तनाव है। अच्छा, इसलिए फिर एनओएलटी हो गया कि नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ लाइफ ट्रेनिंग, कि तुम आने वाले को संभालने के लिए पहले ही खुद को तैयार, ऐसा ना। मतलब कुछ भी मान लो, परेशानी अगर आ गई है तो समझो कि उसका रिजल्ट तनाव ही है। तो ये परेशानी तो अपने कर्मफलों के हिसाब से आएगी आएगी, मतलब आती तो है। परेशानी का कर्म फलों से क्या मतलब है? परेशानी तो कोई भी दे सकता है। कर्म फल को तुम हर चीज को अब कर्म फल से जोड़ने लग गए। कर्म फल का सामना करने में परेशानी आ सकती है। वो एक अलग बात है। हाँ जी, भाई सामने वाला ही तो परेशानी दे सकता है तुम्हें। हाँ जी। फिर कर्म फल से कहाँ जुड़ा वो? ये रिएक्शंस है। तुम लोग रिएक्शन और मतलब कर्म फल अब छोड़ दो। कर्म फल तो एक बार समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। तुम हर चीज को अगर कर्म फलों से और इनसे जोड़ने की कोशिश करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी तो कहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम कर ही रहे हैं कोशिश क्या कर रहे हो? कर्म फलों से तुम्हारी कोई जोड़ने की। सुनता है? ये बता, तुम्हारी सुनता है कोई? मैं कह रही हूँ कि कर्म फलों से जोड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं ना हम हर चीज को। नहीं करनी चाहिए ना, वही तो कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ? फल है एक, अगर घर में आम आ गए तो आम खाओगे ना। खाने खाओ, नहीं खाने मत खाओ। जब आएंगे जब ही तो पहले सोच के बैठो यार, आज तो आम आने आएंगे तो खाएंगे, आएंगे तो खाएंगे। आई नहीं तो परेशानी है। तो जैसे भैया जैसे आम ज्यादा पकना शुरू हो गया तो भी परेशानी नहीं, इतने सारे खाएं कैसे? है? क्या कह रहे हो? जैसे आम पकना शुरू होते हैं, घर में आम आ गए और ज्यादा पकना शुरू हो गए और खाने की लिमिट से दुगने पक गए तो भी परेशानी होती है ना कि दुगने खाए कैसे जाएंगे अभी ये। तो ये लाने वाले की प्रॉब्लम है ना, वो परेशानी खरीद के लाया ना। मैं यही कहता हूँ, नॉर्मली 99% केसेस में
परेशानी खरीदी जाती है, अपने आप नहीं आती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझा नहीं और उसको एग्जीक्यूट नहीं करा, या तुम्हारी रिसीविंग कैपेबिलिटी में कोई एरर है कि तुमने उसे सुन तो लिया पर रिसीव नहीं किया। अब दो चीजें, सुन लिया और रिसीव नहीं किया। भैया हाँ एक ना दुकान पे है क्या कह रहे हो? नहीं, वो बैकग्राउंड नॉइस थी भैया, है वो बैकग्राउंड नॉइस थी, मतलब कुछ कह नहीं रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड वाइज। ठीक। परेशानी नॉर्मली खरीदी जाती है, और ये नहीं है कि पैसे से खरीदी जाती है, ये मैं कहीं नहीं कहा है। बार्टर सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है परचेज करने का। और वो ही एक्चुअली तुमने बेसिकली उसका परेशानी का रिजल्ट होता है स्ट्रेस। अब मैं एक इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझो कि अगर मैं ऑफिस में, मेरे को कहा, बॉस ने कहा भाई ये काम करना है, और वो काम करना मुझे आता नहीं, पर मुझे पता है कि अगर ये काम मैंने कर दिया तो मेरे को कोई ना कोई वो रिवार्ड मिलेगा। तो वो 36 लोगों से जाकर के कोशिश करके उसको, और अपना तो उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं उस काम को करने में, सिवाय इसके के उससे भानुमति का कुनबा जोड़ लिया। अगर उनमें से कोई एक भी समझदार हुआ और उसको पता है कि ये इस तरह इसलिए कर रहा है ये काम, तो उसमें वो उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज बता देगा जिससे उसका सारा प्लान बहुत बढ़िया था पर खराब हो गया, फिर वो गाली देगा। तो जिस तरह से बुखार जब आता है, फीवर आता है, बुखार आता है, तो थर्मामीटर से तुमने देख लिया कि बुखार है 100 और तुमने क्रोसिन खा ली, तो बुखार तो उसने तोड़ दिया, पर बुखार आया किस वजह से था ये तो नहीं पता, वो दोबारा आएगा। तो बुखार जो है वो परिणाम है, रिजल्ट है। ऐसे ही स्ट्रेस जो है वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट के वो कहते हैं ना, रिजल्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो दिखता है। और इसी चक्कर में लोगों ने मेहनत को दिमाग के ऊपर कर दिया। समझो मैं क्या कह रहा हूं कि लोगों ने मेहनत करने वाले लोगों को दिमाग के ऊपर कर दिया। और सोसाइटी का आज ये हाल हो गया कि जितने भी जो लोग दिमाग वाले थे वो टेररिस्ट बन गए, जिनका थोड़ा बहुत चलता था, या साइंटिस्ट बन गए, या जो भी समझो, मिसलीड करना शुरू कर दिया ना उन्होंने देखा कि जो मेहनत करने, नॉर्मली अगर हम प्रोजेक्ट के हिसाब से या किसी भी चीज से चले तो 90% जो पैसा होता है, जो रिजल्ट वो होता है, रिजल्ट का जो कारण होता है, 90% दिमाग का इस्तेमाल होता है और 10% जो है मेहनत का होता है। और लोगों ने क्या कर दिया, सोसाइटी ने क्या कर दिया, 90% मेहनत को कर दिया और 10% दिमाग को कर दिया, बल्कि 10 का भी 2 कर दिया। और जो दिमाग वाले थे वो भी मेहनत करने लग गए। अब दिमाग वाला मेहनत करेगा वो तो कर ही लेगा ना, पर वो मेहनत का, वो दिमाग वाला जिसके पास दिमाग होगा वो मेहनत वाले काम को भी 5 मिनट में निपटा देगा। और जो हाथ का जो मेहनत करने वाला काम, मेहनत करने वाला बंदा है, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो मेहनत जो है पूरे दिन में करेगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि मेहनत जो है उसका कंट्रीब्यूशन लाइफ में सिर्फ 10% होता है।
दिमाग वालों ने मेहनत करने वालों को फिर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, फिर दूसरे दिमाग वालों ने मेहनत वालों को वो बना करके और नेता बन गए। क्योंकि क्वांटिटी भी देखो कि मेहनत करने वाले 90% लोग होते हैं और दिमाग जो चलाने वाले लोग हैं वो 10% भी नहीं होते। आज देख लो तुम, पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? तुम अपनी दुकान पे देख लो कि दुकान पे एक बंदा है जो दुकानदार, जो दुकान पे जो का कंट्रोल कर रहा है और 10 वर्कर काम कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री देख लो, एक मैनेजर है, 50 वर्कर काम कर रहे हैं उसके पास। ये बात इसीलिए तो अभी तक समझ नहीं आई लोगों को कि भैया पैसा तो सरकार छापती है, तो तुम जब छाप ही नहीं रहे तो जिसने दिया वो उसने वापस ले लिया, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें टैक्स के रूप में? उसने अपना कॉलम ही तो बदला है कि इसको इतने दिए और इतना टैक्स ले लिया वापस इससे, और तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दिया टैक्स का कैलकुलेशन। तुम गलती करो तो तुम्हें जेल में बंद कर दे, एक प्रोविजन निकाल दिया। तो ये बताओ कि 10,000 सैलरी है और 10,000 सैलरी में 30% टैक्स देना है, तो 3,000 रुपए देने देने, तो तुम तनख्वाही 7,000 कर दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सारे कागज का काम ही खत्म हो गया ना। तुम्हें साला झंझट कोई रिटर्न भरने का, ना कुछ स्ट्रेस, ना कुछ चक्कर, कोई झंझट ही नहीं है किसी तरह का। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही? कुछ नहीं। नहीं आपको अच्छा अच्छा। तो ये बातों को तो समझना है कि हमें फंसाया जा रहा है या हम फंस रहे हैं। और जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे जो सरकार ने एक लिमिट बांध रखी है, भाई इतने पैसे तुम कमा लोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये तो बहुत बढ़िया है, ये टेक्निक यूज करो और घर में जितने भी मेंबर हैं सबकी उतनी उतनी कमाई कर लो। करे चाहे एक बंदा पर, सबका उनका उनका सबका सबकी, उसका उसके एक है, उसकी एक है, उसके 4 मेंबर है तो 4 गुना हो गया। अगर एक ही बंदा कमा रहा है तो उस पर 4 बंदों की कमाएगा तो टैक्स लगेगा। अगर वो अपने लिए कमा रहा है खाली तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं। तो ये सब चीजें तो समझनी पड़ती हैं, फिर इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, तब तो तुम कुछ समझ पाओगे। नहीं तो हर चीज, आज तो रिटर्न भरना भी तो एक स्ट्रेस ही है। जी। और रिटर्न तुमने बिल्कुल सही सही भर दी तब भी स्ट्रेस है कि साला वो चेक करने वाला जो है वो पता नहीं क्या करेगा, और उसने नोटिस भेज दिया है। कोई ठीक है गलत है उससे कोई मतलब थोड़ी है। क्लर्क को किसी बात, कोई पैसे वैसे कुछ मांगा होगा, उसने नहीं दिया तो उसको नोटिस भेज दिया, और नोटिस भेज दिया और वो गया वहां पर नोटिस को अटेंड करने के लिए तो मिला ही नहीं उसको, वो बैठा रहा सारा दिन बेचारा। तो फिर क्या हुआ, फिर फैक्ट्रियां जो लगने लगी उन्होंने ऑटोमेटिक मशीनें लगानी शुरू कर दी कि भैया लेबर कम से कम हो। अमेरिका में ये सिचुएशन हो गई थी कि एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 60 टन पर डे की प्रोडक्शन, और सिर्फ 7 आदमी उसको कंट्रोल करते थे। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने का फायदा क्या हुआ अगर तुम लोगों को काम नहीं दे सकते तो? और फिर ऑटोमेटिक मशीनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स तो तुम्हें ही भुगतनी पड़ेंगी ना। 2-3-4 साल में वो फैक्ट्री बंद हो गई।
तो मशीन जो है मैन का, आदमी का, इंसान का रिप्लेसमेंट थोड़ी बन सकती है। फाइनली मशीन को ऑटोमेट करते 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 आज ये हो गया ना कि रोबोट्स जो है इंटेलिजेंट हो गए कि वो खाना सर्व कर देगा। अरे मतलब कमाल है, खाना सर्व कर देगा। उसके लिए तुमने 50,000 का रोबोट लेकर के या 2 लाख रुपए का रोबोट लेकर के और अपनी जान को मुसीबत पाली। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें तो तुम भागो उसके पास, वर्कशॉप के पास। तो मशीन है आफ्टर ऑल, मशीन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। तो परिणाम से समझना होता है कि अगर मेरा परिणाम जो मैं एक्सपेक्ट, जब मैं कोई काम शुरू करता हूं तो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कितने % तक आने के चांसेस है ठीक जो मैं काम कर रहा हूं। हमेशा जो है कभी भी कोई काम शुरू करते हो तो तुम्हें पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और जितना उस रिजल्ट में गैप होता है उतनी स्ट्रेस तुम्हें बिल्डअप हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करें, उसे अवॉइड करने के लिए? कर ही नहीं सकते, या तो तुम्हारा एस्टिमेट गलत है या तुमने प्रोजेक्ट गलत लिया। अच्छा, उसको समझ लो कि अपने एस्टिमेशन को या तो ठीक कर लो या जो काम कर रहे हो उस काम को ही ठीक कर लो। बहुत सारे फैक्टर है भाई। तुम अगर वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट 10 लोगों पे है, उसमें से एक बग गया। हाँ, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अपने इसलिए एस्टिमेट ये तो प्रोजेक्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया और फिर तुम उसके लिए ठीक चुनाव कर लेते हो, फिर उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर लेते हो, तब जाकर के रिजल्ट जो है आसपास आते हैं जो तुमने सोचे थे। और उसमें एक्सपेरिमेंटिंग भी वो ही इंक्लूडेड है कि एक्सपेरिमेंट में तुम कितना टाइम वेस्ट करोगे या क्या क्या वेस्ट करोगे। कुछ नहीं। इसीलिए एक रूल ये है कि अपनी एफिशिएंसी को, अपने जो कंपोजिशन है उसको बैलेंस में रखो। तत्व बैलेंसिंग, कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये बात की बात है। पहले जो है अपने कंपोजिशन को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया दशांग चक्र जिसका एक्टिवेटेड है उसके तत्व कंपोजिशन बैलेंस में रहेगा, मतलब ये एक ही चीज है। वो तो अगर तुम्हारा दशांग चक्र जो है वो बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ता है, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। मतलब दशांग चक्र एक्टिवेट करना या तत्व कंपोजिशन को बैलेंस करना, बात एक ही है। नहीं, किसने कहा? तत्व बैलेंस रखने हैं, तरीका कोई भी यूज कर लो, उसमें से एक दशांग चक्र वाला तरीका है। अच्छा, एक तरीका है दशांग चक्र तत्व बैलेंस करना। और तत्व बैलेंस होंगे तो इसके क्या सिम्टम्स आएंगे? तुम्हें चीजें समझ में आनी बेटर हो जाएगी। प्रोजेक्ट क्या है, उसको कितनी जल्दी और कितनी डिटेलिंग में कितनी जल्दी समझ सकते हो। बेसिकली एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। तो तत्व तो भैया शरीर के है? तत्व तो शरीर के बैलेंस होते हैं ना, इसमें दिमाग कैसे ठीक हो जाएगा? दशांग चक्र में तो सारी चीजें ठीक होती है ना। अच्छा, पंचारक भी हो जाएगा उसमें। जी।
जो हम अब तक कर रहे थे, निष्ठाएं वगैरह कर रहे थे, सांस गति कर रहे थे और अपनी बढ़ा रहे थे इनको सांस गति को, वो भी एक तरीका है एक तरह से तत्व बैलेंसिंग का। हाँ, और क्या, ये सारे हमारे हमारे सारे टेक्नोलॉजीज है ना, सारी टेक्नोलॉजी है। और जो ये हम ये पैरते हैं, एंटीना पैरते हैं या सांस ये सेतु पैरते हैं, ये सब भी यही काम करते हैं क्या? ये तत्व बैलेंसिंग के टूल्स हैं। काम अच्छा, नहीं करते, हेल्प हाँ। करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। मतलब जैसे तुम नॉर्मल केस में अगर श्वास वो कर रहे हो तो तुम्हें 10% फायदा मिला, और अगर ये लगा रखा है तो 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा, हेल्पिंग के लिए हेल्प करते हैं। ये टूल तो हेल्प के लिए होते हैं ना। पेचकस है तुम्हारे पास, तुम चप्पू से अच्छा, भी पेच खोल सकते हो, पेचकस से भी खोल सकते हो। ठीक है। ये तत्व बैलेंसिंग टूल्स है। भाई बैलेंसिंग के नाम पे लोगों ने क्या करा, डाइट को बैलेंस करो, खाने को बैलेंस करो, जबकि खाने का रोल इंसान के लिए मुश्किल से 5 से 7% होता है। मेल और फीमेल दोनों, है? मतलब कोई भी जैसे खाना क्या खा रहे हैं उसका, जो भी भोजन कर रहे हैं उसका नहीं, नहीं, खाने की कंट्रीब्यूशन टू द बॉडी फॉर मेल, फीमेल के लिए 15 से 20% होता है। कंट्रीब्यूशन टू द बॉडी। और डाइट बैलेंसिंग का मतलब, ये डाइट बैलेंसिंग तो एक बहुत ही वाहियात सा विचार है। डाइट बैलेंसिंग में तुम जो मर्जी 10 चीजें एक साथ खिला दी, वो तो वही है। तो डाइट बैलेंसिंग की बजाय तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज नुकसान करती है, वो नहीं खानी वो तो अपनी सेंसेस ही बता सकती है, और तो कोई और नहीं बता सकता है। वो तो अपनी ही सेंसेस बता सकती है, और तो कोई भी नहीं बता सकता लिख के। नेचुरली दशांग चक्र इसीलिए तो दशांग चक्र है कि पांचों सेंसेस सिंक्रोनाइज होती है, तो पता लगता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, और क्या दिख रहा है, और क्या सुन रहा है। एक ना वो किसी ने एक टॉपिक निकाल दिया, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से बकवास टॉपिक हो नहीं सकता कोई। क्यों? कैसे हो जाएगा? बॉडी लैंग्वेज तो तुम एक्टर जो है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ भी कह रही है, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। ये क्या मतलब हुआ? बॉडी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस, आपकी फोरहेड के, आपकी आईज के, सब कुछ गिने जाते हैं बॉडी लैंग्वेज में। और अरे बहुत कुछ मैं क्या तो रहा हूँ ना, इसीलिए तो बकवास टॉपिक कहा, इसको वाहियात टॉपिक कहा। अपनी तो समझ आती नहीं, दूसरे की समझने की कोशिश करने लग जाओ। पर भैया एक बेसिक बॉडी लैंग्वेज तो हमें मेंटेन करनी आनी ही होती है। मान लीजिए कोई बहुत दुखी है और अब वो भैया किसी तो के, तुम्हारा, अगर तुम्हारा दशांग चक्र ठीक है, तुम्हारी 5 सेंसेस सिंक्रोनाइज है, तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को सीखना मतलब डेटा एनालिसिस है। 500 तरह के लोगों को तुमने स्टडी करके और एक वो बना लिया कुछ। 500 लोगों को स्टडी करना आसान काम है क्या? अपने आप को तो स्टडी नहीं किया जाता, दूसरे को स्टडी करने में 500 लोग कैसे स्टडी कर लोगे तुम? और ये सब्जेक्ट बना दिया एक। ऐसे तो साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी एक पूरी स्ट्रीम है। बहुत सारी चीजें है, तभी तो वो प्रॉब्लम ये है कि जो ये लाइट डिटेक्टर वगैरह बना रखे हैं, ये सारे के सारे बेकार इंस्ट्रूमेंट है, पर आज की तारीख में काम करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट है ही नहीं किसी का।
सबसे पहले तो कंपोजिशन का जो बैलेंसिंग है उसके बारे में कोई जानकारी मार्केट में है ही नहीं कि तत्व और तत्वों की बैलेंसिंग और तत्वों का मतलब नाम सबने सुन रखे हैं। वो भी आधे अधूरे से। तो भैया ये जो डाइटिशियन जो डेली डाइट सजेस्ट करती हैं, आज आलू खा लिया तो गोभी मत खाना, आज गोभी खा लिया तो टमाटर अवॉइड कर देना, बैलेंस करते रहते हैं प्रोटीन और विटामिन को, वो क्या चीज है? वो विटामिन क्या होता है उनको पता तो है ही नहीं। विटामिन क्या होता है किताबों में जो टीचर ने पढ़ाया वो रट लिया। हमको तो हाँ, पता है, डिग्री है उसके पास। हमको तो पता है, है? हमको तो पता है। क्या? जैसे विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर। वो इतने शब्द निकालने इसीलिए पड़े ना, इतने सारे शब्द जोड़ने पड़े, वो इसीलिए जोड़ने पड़े ना कि एक तुम फालतू की चीज प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो जो बेकार है, जो किसी के काम की नहीं है। तो आयुर्वेदा तो चलता ही आहार पे है, आहार संतुलित करो तो स्वास्थ्य संतुलित होगा। नेचुरोपैथी भी आहार पे ये कहाँ लिखा? अगर तुम आहार संतुलित करोगे कैसे, पहले तो ये बताओ ना। वो बताते हैं ना कि ये सुबह के समय ये लो, दोपहर के समय ये लो, खाओ। वो चाहे सूट करता हो ना करता हो। नहीं, वो तो बताते हैं ना वात पित्त कफ में क्या ज्यादा है उसको अवॉइड करो, जो कम है उसको बढ़ा दो। क्यों? वो तो जनरल रूल बता रखा है भाई, दही नहीं खानी चाहिए या ये नहीं, इसके साथ ये दही नहीं खाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रकृति के और शरीर दुनिया की प्रकृति खाती है। के हिसाब से। दुनिया खाती है और उनको कुछ नहीं होता, हमें भी कहते हैं। क्योंकि जब उनकी शरीर की प्रकृति अगर कोई प्रॉब्लम आई है और तुम वैद्य के पास जा रहे हो, आयुर्वेद के एक्सपर्ट के पास जा रहे हो, तो वो बता नहीं सकता तुम्हें कि ये प्रॉब्लम जो है तुम्हारी उस वजह से है कि तुमने दही के साथ वो खाया था। नहीं भैया, कुछ वैद्य तो ऐसे हैं कि उनके पास जाते हैं, वो बता देते हैं भाई परसों तुमने बैगन खाया था इसीलिए तुम्हारी हालत खराब है। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अगर एक्सेप्शन को लेके चलोगे, 2-4 को लेके चलोगे तो 800 करोड़ में 2-4 की गिनती है क्या? हाँ, एक्सेप्शन मतलब मैं तो एक ही की बात कर रहा हूँ जो ये बताते हैं। ऐसे तो दिल्ली में कम से कम 50 हैं जी तो उनके पास जाता नहीं ना कोई। जी जी। क्यों नहीं जाता? अम्बाला में भी है, हम नहीं जाते उनके पास है? क्योंकि अम्बाला में भी है एक ऐसे वैद्य, हम उनके पास नहीं जाते क्योंकि वो तो हमें क्योंकि वो बता देते तेरी हैं आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही है? वो बता देते वो डिस्टर्बेंस। अरे यार तेरी आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रही है? एक सेकेंड। वो ये बता देते। आवाज कट रही है यार तुम्हारी, 1 मिनट जरा। हेलो, कट रही है आवाज, क्यों कट रही है? आवाज कट रही है, मेरे पास आ नहीं रही। वो आपने जो स्पीकर लगा, और स्पीकर की वजह से नहीं आ रही क्या? तो क्या करूं? ओके ठीक है। आप एक बार माइक से बात करके देखिए, स्पीकर निकाल के डालें। 1 मिनट जरा देखता हूँ, अगर वो चलता है तो कैसे चलेगा। क्या करें? इसको ऑफ करता हूँ। ये देखिए जो आ रहा है ये क्या? पीछे से अब आ रही है भैया? ठीक है बात, क्या बोल, वो ऑफ कर दिया मैंने। हाँ बोलो। तो जो हमारे यहाँ भी एक मैम है वो ये बता देते हैं कि तुमने कल को क्या खाया था, इस वजह से तुम बीमार हुए। तो फिर अब हम उनके यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि हमको भी पता है हमने ये खाया था। हम ये पूछने थोड़ी जा रहे हैं कि हमने क्या खाया हैं? हम ये पूछने थोड़ी जा हाँ, रहे हैं। एक्चुअली यही है। नहीं, एक कारण ये भी है कि उनको देखो, जो आदमी इस चीज का एक्सपर्ट हो जाता है, इस लाइन का, हाथ पकड़ के वो जो दोष देखने वाली बात है, क्योंकि ये जो इनको सबको दोष आयुर्वेद में दोष देखे जाते हैं, वात पित्त कफ।
हाँ, ये तीनों दोष है। मतलब ये प्रॉब्लम एक्चुअली वो जो मैंने बताया ना, रिजल्ट देखने का, परिणाम देखने का, वो नतीजा ही इसी वजह से निकला कि परिणाम से पता लगता है कि तुमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन क्या किया उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, जिससे कि परिणाम ये आया। तो वात पित्त का दोष है, उसको स्टडी करते हैं, दोष को स्टडी करते हैं जी। पर फिर बहुत कुछ पता लग जाता है। तो और इंसान कहता है कि मेरा बहुत कुछ पता लग जाए, तो ये तो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है ना। अच्छा, ठीक तो बात है। ब्लैकमेलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो है ना फिर, क्योंकि आजकल ब्लैकमेलिंग इतनी चली हुई है, तो भरोसा जो है ब्लैकमेलर पे ज्यादा है कि भैया ब्लैकमेलिंग अगर करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा। हाँ, प्रॉब्लम समझे कि नहीं? ये वैद जो है, वैद वाला चक्कर जो है, नाड़ी वैद खासकर क्यों एलिमिनेट हो गए, या इनके पास कोई जाता क्यों नहीं? क्योंकि ये दोष बताते हैं, है क्योंकि ये दोष बताते हैं, दोष। ये दोष बताते नहीं है, ये इनको पता तो लगे। अगर तुम्हें पता लगे, नॉर्मली एलोपैथी सक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि वो जो तुमने प्रॉब्लम बताई है उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। हाँ, हाँ, एलोपैथी सक्सेस होने का कारण है कि एलोपैथी सक्सेस ही से वो कहते हैं, मेरे को ना जब मैं शुरू किया था ये काम, तो मुझे कहा कि ये ना आप औरतों को सिखाओ। हाँ, देखो मतलब कितनी बाजार में लोगों ने मेरे को ये कहा कि जी आप ये फीमेल्स को सिखाओ, और फिर जो है वो उनका पूरा का पूरा परिवार आने लगेगा आपके पास सीखने, मतलब आपके सिस्टम चल जाएगा। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे मैं ये कहा करता था, चाहे किसी को सिखाऊंगा, औरतों को नहीं सिखाऊंगा। क्यों? उस टाइम मेरा दिमाग ऐसा था कि मैंने सोच लिया था कि नहीं यार इनको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था वो ये बता रहा था कि जो फीमेल्स को अगर कुछ बताते हो ना, तो वो उसको उस बात को समझने में या सोचने में या देखने में उसके 3600 सवाल होते हैं। हाँ, इतनी देर में तुम 50 मेल को समझा सकते हो। तो फायदा क्या है उन्हें समझाने का? किसको? अरे मेल को समझाऊंगा तो 500 रुपए मिलेंगे, फीमेल को समझाऊंगा तो 500 रुपए मिलेंगे। अब 50 मेल को समझाऊंगा तो 500 × 50 कितने हो गए? 25,000। और अगर एक उतनी देर में एक फीमेल को समझाऊंगा, समझ उसके फिर भी नहीं आना। ये बात भी ठीक है। वो 500 देके नहीं जाएगी फिर। ना 500 रुपए। तो फिर बता, तो मैंने ये कह दिया था, मैंने नहीं फीमेल्स को नहीं सिखाऊंगा मैं। वो सरदार अभी भी रोते हैं। वो मैं वहां बैठा था, शायद कहीं पे कई सारे वो बैठे थे, तो मैं भी उनमें गया, मैं राम राम कर रहा था, तो उन्होंने बिठा लिया क्या बैठ। तो उन्होंने बताया, कहा ये काम के तो आप ना ये फीमेल्स को सिखाओ। मैं उसे मना कर दिया, मैंने नहीं, मैं नहीं सिखाऊं। ये 12-15 साल पुरानी बात है, 14 साल। हाँ, हाँ, तो पर वो धीरे धीरे हुआ ये कि फीमेल्स को ही समझा ले, मेल्स ने तो अपना यूज किया, काम खत्म। उसने घर जाके बताया भी नहीं। बताया नहीं, वही मैं कह रही थी कि मेल तो बताएगा ही नहीं किसी को, चुपचाप करे जाएगा। तो मेरे तो पैसे दे जाएगा ना। 25,000 के बाद क्या करोगे? और 50 मेलों की कमी है क्या? ये बताओ। अरे इसमें मैंने एक दिन में 25,000-20,000 रुपए इकट्ठे करे थे। मतलब ये इतनी टेक्नोलॉजी इतनी वो थी। आज से 2007 की बात है, 7 की है या 9 की है, मुझे ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा। पर एक दिन मैं मतलब उसको यूज कर रहा था 3-4 साल से, नहीं शायद 9 की होगी, 8 की होगी या 9 की होगी, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं उसको 3-4 साल से इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा था, बात कर रहा था, लोगों को बता रहा था। मैंने मेरे ख्याल से 4 साल में अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 2000 कैंप कर लिए होंगे।
कैंप एक दिन में 3-3, 5-5 कैंप करे हैं मैंने एक दिन में। तो वो हो गया, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल तो सारे बताते हैं, पर ये इससे बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मैं समझने की कोशिश करने में मैंने इतना टाइम लगाया। फिर योगा के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा सर आप हमारे यहाँ पे कैंप लगा दो और 25-25 रुपए देंगे सारे के सारे चेक करने के। तो मैं एक दिन में मेरे ख्याल से 1500-1500 रुपए इकट्ठे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एक चेक योगा करने वाले की क्लास में तो 25 लोग हैं, लेकिन जिसने भी मेजर किया वो घर जाके उसने अपने पूरी फैमिली को भेजा। तो इस चक्कर में मेरे पास एक कैंप करता था मैं योगा वालों का, तो मेरे पास 1000 से 1500 रुपए के बीच में इकट्ठे हो जाते थे। मैंने कहा साला ये तो लॉटरी है यार, कुछ भी नहीं करना, 1 घंटा 2 घंटे लगाए, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगाए और ऑटो में गया, वहां बैठा जाके 2 घंटे बाद ऑटो में बैठ के वापस आ गया घर में। मेरी जेब में 1200-1300 रुपए होते थे 2 घंटे में। तो बताओ इससे बढ़िया धंधा हो सकता है कोई? और खाली 25 रुपए एक प्राणी से 25 रुपए लेता था मैं सिर्फ। हाँ। फिर मुझे समझ में आया कि भैया ये बेवकूफी है, 25 रुपए नहीं लेने चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का वो बहुत, अब उनको खाली उनसे जो एक्चुअली जो 50 रुपए हमने रखे हुए हैं उनसे 25 लेता था, क्योंकि ग्रुप होता था, डिस्काउंट, प्लस उनको सिर्फ मेरे को नापना होता था और कुछ नहीं बताना होता था। बताने वाला योगा टीचर होता था। फिर मैंने इसको सिखाने का जब प्रोसेस शुरू किया तो फीस रखी 500 रुपए, और एग्जीबिशन लगी थी उसमें मैंने रखी 250 रुपए। और एक दिन के अंदर 20,000 रुपए इकट्ठे करे थे मैंने 4 घंटे में। तो मुझे लगा कि दुनिया में इससे बढ़िया धंधा हो ही नहीं सकता। एक हार्ट स्पेशलिस्ट 8 घंटे 10 घंटे लगाता है ऑपरेशन करने में, ओपन हार्ट सर्जरी जब करता है तो बेचारे को 4-5 लाख रुपए मिलते हैं, और हार्ट वाले पेशेंट गिनती के ही आते हैं साल की एवरेज लगाओ तो, और या तो रोज आते हैं। अगर तुम ढंग से इसको वो करो तो डेली आते हैं इतने पेशेंट, तो आ जाते हैं वो तो 20 से 20,000 रुपए अगर तुम डेली के हिसाब से कलेक्ट करो तो तुम्हारे कितने, और 2 घंटे 4 घंटे में तुमने 2 सेशन लगा लिए, अगर तुमने एक प्री लंच और एक पोस्ट लंच, तो तुम्हारी जेब में 40,000 रुपए आ गए। तो मैंने तभी डिसाइड किया, एक ही दिन में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी चेन ऑफ स्टोर लगाऊंगा, ये इंस्ट्रूमेंट बेचूंगा नहीं किसी को। इंस्ट्रूमेंट खरीदने वाले तो योगा वाले 3600 आए मेरे पास। और तब मेरे दिमाग में तब ये था कि ये तो आयुर्वेद वालों, क्योंकि आयुर्वेद वालों ने चेक किया था, योगा वालों ने चेक किया था, तो मेरा दिमाग, और बनाया था ये प्राणायाम के लिए, तो मेरा दिमाग उससे बाहर निकला ही नहीं। लेकिन जब अब की बार मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे समझ आया बेवकूफ है, साले एलोपैथी की लाइन छोड़, तो सारी दुनिया तेरे साथ आ जाएगी। तो मैंने एलोपैथी की लाइन जोड़नी शुरू करी। मतलब ये महीने की बात भी नहीं है, अभी तो 20 दिन हुआ है मेरे को हॉस्पिटल से आए। और हॉस्पिटल से आते ही पहली पोस्ट मैंने यही डाली थी कि भैया एलोपैथी को मैंने वो ले लिया, गोद ले लिया। तो अब इसका सर्कल कितना बड़ा कर दिया मैंने, सोच के देखो। और अगर अब भी हम चेन ऑफ स्टोर नहीं खोल पाते हैं तो ये तो प्रॉब्लम
मतलब लैक कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। चेन ऑफ स्टोर किस, अपनी स्टोर नहीं चला पाते यार, अपना तुम सेंटर कहाँ चला पाते हो? सेंटर चलाया है किसने जो कहें कि हम चला नहीं पाए चला पाए? है? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो सारे चला ही रहे हो। एक्चुअली कोई है हम में से जो कहेगा कि हाँ हमने चलाया है पर चला नहीं। चला तो है ही नहीं ना किसी का, चलाया कि नहीं चलाया वो मुझे नहीं पता। ओके। भाई एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है, और मेरे ख्याल से ये शायद एक्सपेक्टेड भी होगी, कि मशीन को इंपॉर्टेंट समझा, सिस्टम को नहीं समझा इंपॉर्टेंट, और फिर तत्वों की और ऐसे ऐसी बातें करने लगे जिसको जो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आती। सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में, उसको तो भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, ये हल हो जाती है, बात खत्म। एलोपैथी का एग्जांपल मैंने लिया इसीलिए पहले, और अब तो मैंने जोड़ लिया एलोपैथी को साथ में, मैंने बाकी सब छोड़ दिया, एलोपैथी जोड़ ली। जबकि एलोपैथी को मैं सबसे ज्यादा गाली दिया करता था पहले। भैया ये कौन सी है लिखते हैं? उसका कारण यह है कि पहले मैंने एलोपैथी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। 2 दिन में मुझे समझा दिया, वो सारी एलोपैथी समझ में आ गई मेरे को। और कोई डॉक्टर जो है बिना सौडे सिस्टम के एलोपैथी का डॉक्टर बेकार है। आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं एलोपैथी का सिस्टम यूज करना है। योगा वाले अब खुद कहने लगे कि योगा बेकार है, उसका कोई वो नहीं, मर गया योगा। उसके बाद तुम्हारे कोई भी सिस्टम तो एग्जिस्ट नहीं करता। होम्योपैथी को तो लोग मजाक करते हैं, कहते हैं मीठी गोलियां है खा लो, कोई नुकसान नहीं होता। जबकि होम्योपैथी के डॉक्टर से पूछो, वो कहता है कि अगर तुमने गलत पोटेंसी की दवाई ले ली तो नुकसान करेगी। हाँ। फिर तो साइड इफेक्ट नहीं होता, ये तो गलत बात है ना फिर, कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं होता, ये किसने कहा? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो क्या तो रहा हूं मैं, यही तो बोल रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। इसीलिए तो सौडे सिस्टम का एडवांटेज ये है कि हर पैथी को चाहिए ये। हाँ। तो अगर अब मुझे पता नहीं कि तुम लोग करना क्या चाहते हो या क्या नहीं करना चाहते, पर षोडशपंथी बनना है तो तकरीबन याद रखो कि जो तुम कर रहे हो वो करना है, मतलब जो हवन है षोडशी का जो भी करते हो इसमें वो, और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही तुम लोगों की। एफिशिएंसी मतलब समझने की। हाँ जो एफिशिएंसी, अभी एफिशिएंसी का लेवल सिर्फ फिजिकल एफर्ट्स तक पहुंचा है कि अब तुम्हारा मेहनत अगर 10% मेहनत के है तो मेहनत वाले 10% तुम कर पा रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ फिजिकल वाला, लेकिन भैया दिमाग वाला नहीं मेरे को समझ आता। उससे समझना है ही नहीं ना, इसमें कुछ समझना तो है ही कुछ नहीं। तो करना क्या है? वही जो कर रहे हो, वो थोड़ा ऐसा करो कि उसका इफेक्ट अंदर तक जाए। वो जा नहीं रहा अभी तो तुम लोग, वही बात है ना कि अभी तुम लोग कर रहे हो नहीं रहा है। तो जो करने में और होने में जो गैप है, उस गैप को कम करो। मैंने देखा है, अब मुझे पता नहीं क्योंकि तुम लोग जो करते हो तो तुम्हें पता होगा, पर सीमा ने 1 हफ्ते से शुरू किया है। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, 4-5 दिन हुए होंगे।
कल शायद बीच में एक दिन मिस भी हो गया था, मिस तो नहीं हुआ था, लेट हो गया था, नहीं करा उसने, मिस नहीं करती वो कहती है कि उसके कॉलेज में एक लड़की है, मतलब उसकी कुलीग है, तो वो कहती है कि मुझे भी सिखाओ। तो ये प्रोपिगेशन तभी होता है जब तुम्हारे से करने और होने में जो फर्क है वो कम होगा या गायब हो जाएगा। क्योंकि ये इसका तो रिजल्ट इतने बढ़िया आते हैं। उसने मतलब मैंने देखा है कि उसे दूसरे दिन से कहना शुरू कर दिया कि ये मैं रोज करूंगी, चाहे और कुछ करूं ना करूं, क्योंकि इससे मेरा सारा जो वो सिस्टम है ओवरऑल हो जाता है। शाम को करती है 5 साढ़े 5 बजे, 5 बजे का टाइम रखा हुआ है उसने, 5 साढ़े 5 के बीच में। बहुत इफेक्टिव है उस टाइम पे, या तो मेरे को पता नहीं कि उस टाइम पे इफेक्टिव है या उसको उसके कंपोजिशन ऐसा उसका इफेक्टिव है, मतलब कारण मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली वो अकेली करती है, क्योंकि तो अकेली करती है तो वो मतलब उसी के अंदर ऑक्युपाइड हो जाती है टोटल, ना फोन देखती, कुछ नहीं देखती, उसका दिमाग में सिंगल सूत्री कार्यक्रम चलता है बस। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यही है कि जब तुम ये कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में 4 चीजें और चल रही होती हैं, डेडिकेट नहीं हो पाते तुम जो काम कर रहे हो उसके प्रति, इसलिए ये होता है, डिस्ट्रैक्शन है। चाहे वो इंटरनल बैक ऑफ द माइंड है, चाहे वो सोते हुए दिमाग में, वो जो भी कहानी समझो, मेरे को पता नहीं, ये तो तुम्हें खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, पर कोई ना कोई कारण तो है कि कर रहे हो और हो नहीं रहा, तो वो 10% तक रह रहा है, पंचारखा में नहीं जा रहा। नहीं, चीना नहीं दूसरे गाते हैं चीना। जबकि उसकी शंख माप मेरे हिसाब से 150 के आसपास आती होगी, 150 से ऊपर आती नहीं होगी अगर मैं सीमा की शंख माप की बात करूं, पर वो ट्रू शंख माप है फिर। और इतने कब से कर रहे हो तुम लोग ये हवन जो है, तो वो हवन जो है वो मैंने देखा है, प्रथा जो जब करती है ना हवन, तो उसका फिर भी कंसंट्रेशन इसी के ऊपर रहता है, हवन पे ही रहता है। खाली हवन जब कर रही होती है, वो करती है ना वो फ्रेंडशिप वाला हवन, तो आई एम श्योर इसको कुछ ना कुछ फायदा उसका मिल रहा है। और इसीलिए ये अकेले, देखो शॉर्टशी सिस्टम का एक फंडामेंटल रूल ये है कि सबको अपना अपना करना है, पर करना है टू कंट्रीब्यूट टू द फैमिली। पे चलना सिखा दे, ऐसे हो जाती कोई भैया हमको ये पर्सनल एक्सपीरियंस हमें बताना था आपको। हाँ, कि ऐसे तो लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, क्यों बॉडी में परेशानी बनी रहती है अंदर से, तो ऐसा लगता है कि, लेकिन अभी मैंने कल ही देखा अपना पामिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि मेरा हस्तरेखा देखने का भी मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था बचपन से लेके। ठीक है। मेरी जो हेल्थ लाइन एकदम से जिगजैग हुआ करती थी बचपन से, जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी, मतलब ये व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा तक के हिसाब से। अभी वो मेरी जिगजैग वाली हेल्थ लाइन जो है स्ट्रेट हो गई है, एकदम अपने आप स्ट्रेट होती जा रही है, हो गई है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो तुम ये देखो ना कि उसका इफेक्ट भी दिख रहा है कि नहीं लाइफ में। नहीं, मेरे को ये लग रहा था कि मेरी हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ज्यादा अंदर डैमेज था हमारा हेल्थ सिस्टम कि वो महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे हाथ, देखो उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो डैमेज तो था ही। तो मेरी हाथ की रेखा ये बता रही है कि अब वो ठीक है, सीधी है, वो डैमेज नहीं है उतनी अंदर से।
उतनी नहीं है ना, पर उसका इफेक्ट जाते जाते Zigzag- जाएगा ना। हाँ, उतना जिगजैग नहीं है, लेकिन स्ट्रेट हो गई है, वो गली सीधी हो गई है वो। तो समझ गया मैं। जो बचा हुआ होगा वो निकल अब साफ होगा वो। नेचुरली भाई, यही तो कह रहा हूँ कि तुम पीछे तुम्हारी जो पोजीशन है अभी, तो अब मेरे को अभी यही समझ आ रहा है कि जो तुम्हारा जो हवन का इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुम लोग पीछे इतने ऑक्युपाइड रहे हो इतनी सारी चीजों में। उसने जो अंदर जो कुछ कर दिया, उसको ठीक होने में ये सारा एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो रहा है जी। मेरा यही विचार था कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही हो रहा हो। नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही होता है भाई। क्योंकि आपने कई बार कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ तो कर नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा हो नहीं रहा। तो 1 साल से 2 साल से लगातार हवन कर रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है कि कुछ भी असर नहीं हो। तो मैंने आज देखा रेखा तो सीधी हो रही है, जो जिगजैग थी, मतलब हो तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा था अंदर, इसीलिए महसूस नहीं हो रहा। तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम जो मैंने तुम्हें बताया ना, कि जो मीडियम होते हैं या जो मेडिटेशन करते हैं, ये प्रॉब्लम उनके साथ बहुत ज्यादा है। उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। टाइम लग गया है जी। लगेगा ही, क्योंकि मेडिटेशन जो है तुम्हें डिस्कनेक्ट करता है पंचारखा से जी। तुम्हारी बॉडी और पंचारखा को डिस्कनेक्ट कर देगा, तो तुम तो जिंदा ही हो, बस कर थोड़ी रहे हो कुछ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जितने भी रेकी पेकी करने वाले हैं, ये लोग बहुत कष्ट पाते हैं जी। जिंदगी इनकी बढ़िया चलती ही नहीं किसी की भी। बहुत कम होंगे ऐसे कपल जिसकी जो रेकी करते हो और उनकी जिंदगी दोनों की ठीक चल रही हो, कपल या फैमिली। या फैमिली का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना इन सब बाकी सारे सिस्टम में। फैमिली का कोई कंसेप्ट नहीं है। जी जी। तो तुम लोगों का भी जो तुम ये कमा रहे हो इससे, क्या कहते हैं इसको, ये हवन से, या जो सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, षोडशी वाला जो है, उसको भी सौडे सिस्टम का पार्टी बना लो ना। मान लो जो भी कह लो, सौडे एक नाम लेते तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं जी? सौडे सिस्टम है ना, सौडे सिस्टम ही रखते हैं इसको। हाँ, तो जो सौडे सिस्टम जो तुम कर रहे हो, तो वो अभी तुम्हारे पिछले को ही रिपेयर करने में यूज हो जाता है सारा का सारा। मेरा कहने का मतलब ये है। जी जी। अच्छा, सीमा वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि उसने कभी वो किसी भी इस तरह के उसमें गई नहीं कभी। हाँ, तो उसने किया ही नहीं कभी। नहीं। उसको पता ही नहीं मेडिटेशन क्या होता है, उसको पता ही नहीं मीडियम क्या होता है। एक बार उसने कोशिश करी थी मीडियम बनने की, तो उसको तुरंत जो है वो किसका तारा जो वो है, क्या कहते हैं, तारा का जो रूप है इसका महादेव महाविद्याओं में। जी जी। एक तारा का रूप है वो, दूसरी सेकंड महाविद्या कहलाती है। तो वो तुरंत दिखाई देगी उसको। नहीं, वो नहीं दिखी थी। कौन सी दिखी थी पता नहीं, मतलब 2 मिनट में ही। तो उसने बंद कर दिया, फिर मेडिटेशन कर दिया। मैं नहीं करती, मेरे बस की नहीं है। जी जी। उसने ट्राई किया था एक बार, एक ही बार, उसे छोड़ दिया। फिर वो अपना रूटीन में लगी रहती है, रूटीन का काम करती है। तो इसलिए उसको ये जब सिस्टम उसने करा, तो पहली बार में ही उसको फर्क दिखाई दिया। क्योंकि वो ये फर्क होता है। वो कहते हैं ना कि जो तुम अगर पढ़े लिखे हो और तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, मेरे पास आ रहे हो मान लो, तो मैं फीस लूंगा 2 लाख रुपए, और अगर कोई दूसरा बंदा जो आया है वो पढ़ा हुआ नहीं है, तो उससे मैं लूंगा 50,000 रुपए। जी जी। क्यों? उसका खाली सेम करना चीज है, होगा ना, सब भरा कुछ हुआ। सेम है, सेम चीज है, सब कुछ सेम है, पर फीस में इतना फर्क क्यों? उसका पिछला भरा हुआ खाली करने में टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगता है। टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम। अगर तुम 5वीं 6ठी क्लास के बाद अगर तुम बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स सिखाना शुरू कर दो, जैसे कि अब पृथु के साथ शुरू किया हुआ है हमने, वो पृथु का एक वो अलग बात है कि वो और बहुत सारी एक्टिविटियां उसकी, तो इस काम के लिए टाइम कम दे पाता है। पर मैंने अनिकेत का देखा है, अनिकेत को 3 महीने में मैंने पूरा बीटेक का कोर्स करवा दिया था। अच्छा जी। 3 महीने में सिर्फ, और उसने 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट अगले महीने बना के दे दिया था मेरे को। अच्छा जी।
हाँ, क्यों? क्योंकि उसने 8वीं 9वीं शायद पास करी थी और उसकी छुट्टियां थी, तो कोई काम था नहीं उसको, तो मैं उसको कोर्स में एडमिशन करा दिया। 2 लाख रुपए की फीस दी थी मैंने उसकी। तो वही अब पृथ्वी को शुरू कराया है। तो पृथ्वी को, मेरा टारगेट है पृथ्वी को कि जब ये 18 साल का, नॉर्मली हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये भी है लॉ की कि तुम इससे पहले अगर वो करते हो, फैक्ट्री नहीं चला सकते तुम इस एज से पहले। हाँ, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बड़े सारे रूल है इधर उधर के। तो मेरा टारगेट ये है कि पृथ्वी को अगले 2 साल में बीटेक के बराबर की वो तो आई जानी चाहिए। जी। मतलब ये सिस्टम बना पाए इतना तो कर ही दूंगा। जी। और निधि को सिखाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, भी कर रही है ना कोर्स। जी। उसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसने जो सीखा हुआ है पहले वो इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का 2, 1 का 2.5 चल जाएगा। जी। तो मेरा क्या, और तुषार को मैंने यही कोर्स शुरू करवाया था जो उसने करा नहीं। जी। क्योंकि जब तक के तुम बिना सीखे अगर कोई काम शुरू कर दोगे तो तुम्हारे को दिक्कत होगी ही होगी। जी। जी। क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर पहले क्या क्या सीखा हुआ है तुमने, उसमें क्या क्या कबाड़ा है, कबाड़ को बाहर निकालना। वही बात है ना कि वो कल जैसे बात हो रही थी कि ये तो अभी कूड़ा तो भरा हुआ है, तो वो जल क्यों नहीं रहा? हवन में कूड़ा जलाना होता है, वो तो तुम जला ही नहीं रहे हो। जी। पर वो ऑटोमेटिकली जितना जल जाता है उतना फायदा हो ही रहा है। राइट। चलो फिर कल करेंगे बाकी। ये हवन में भैया कूड़ा जलाने वाला प्रोसेस मैंने आज से चालू कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम है ये। तो फिर तो तुम बहुत कुछ कर लोगे। मतलब ऐसा है ना कि कूड़ा खाली होगा तो लोगों की बातें समझ में आएंगी। जी। जी। वो कूड़ा जो है लोगों की बातों को पहुंचने ही नहीं देता शरीर तक, अपने सेंसेस तक। जी। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सभी कर लेंगे। अब तो सब कर ही लेंगे, सब करेंगे। वैसे प्रैक्टिकली इसका असर हमारे ऊपर है। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि पिछले 3 महीने पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया था, शुगर बढ़ी हुई थी मेरी। हाँ। डॉक्टर बोले अभी इंसुलिन के सिवा इसका इलाज नहीं है। मैंने कहा वो तो मैं मर जाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। ठीक। तो फिर उसने एक 25 mg की टेबलेट और बढ़ाई। बोले ये बढ़ा लो, अगर ये असर करती है तो ठीक है। मैंने कहा तो करेगी। और मैं ऐसा संकल्प लेके आया था, मैंने करेगी तो करेगी, नहीं तो दोबारा इसके लिए तो नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक। तो ऑटोमेटिकली 10 दिन के अंदर मेरी शुगर जो है वो नीचे आ गई। वो क्यों आई वो तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी वजह से उसके अंदर इफेक्ट है। बहुत। मेरे पास HCL का वाइस प्रेसिडेंट आया और उसने कहा जी आपके बारे में सुना है, तो मैंने सोचा एक बार मिल लूं। और वाइस प्रेसिडेंट है तो पैसे वैसे का इश्यू तो है ही नहीं। हम उस टाइम पे मैं 3602 रुपए लेता था। तो मैंने उसको बता दिया क्या करना है। 15 दिन बाद उसका खुद ही फोन आया, कहता है जी इससे शुगर भी डाउन कंट्रोल हो जाती है क्या? मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं है, क्योंकि शुगर का मैंने ऐसा कोई टेस्ट किया ही नहीं, मुझे नहीं पता कंट्रोल होती है। आप बता रहे हो, मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, पर होती है कि नहीं होती है ये मेरे पास इसका कोई वो प्रूफ नहीं है, वो नहीं है रिटर्न में। एक और बंदे का फोन आया, वो वैसे तो वास्तु का काम करता है, तो कहता है जी शुगर बहुत बढ़ी हुई है। मैंने सर तो काम ही ऐसा कर रहा है तो तेरे को शुगर तो बढ़ेगी हो, पर चल ये कर लियो। वो सीख के गया, उससे शुगर उसकी भी कंट्रोल में आ गई। और मैं ये बात क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे राइटिंग में कुछ नहीं है। हाँ जी। पर तुम्हें तो इस चीज का वीडियो बना करके डालना चाहिए, फिर लोगों को बताओगे कैसे? ये लोगों को कन्वे तो करो। हाँ तो मैं डाल देता हूँ, है ना? हाँ जी। हाँ जी। भाई देखो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना जी। तो वो तभी होंगे ना जब उनके पास मैसेज जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो ये तो कर ही लो। ठीक है भैया, तो वो कर लो फिर अपना। हाँ हाँ कल करते हैं बाकी बात। ये कुछ पूछा
अहम सत्यम। भैया हाँ ये मेरे को ये नहीं समझ आया कि हम हवन में कूड़ा कैसे जलाए कैसे। तो ये तेरी माता जी बताएंगी ना, इनको समझ आया कि नहीं आया? नहीं तो ये देवराज अंकल से पूछ ले, हाँ तो फिर मैं बता दूंगी अगर मेरे क्योंकि से उनका तो भाई उनका प्रैक्टिकल है। एक बात समझो ना कि उनका प्रैक्टिकल है तो वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। तो देवराज अंकल को फोन कर लेगा ये। हाँ हाँ लेकिन जलाने से पहले कूड़ा लाना भी तो पड़ेगा। ला क्यों रहे हो भैया मेरे? अरे वो तो ये तो अभी तो जो आ गया उसकी बात हो रही है। अच्छा कर लो, चलो वो कर लो फिर अब। हाँ जी। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्ण श्री आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचारक सत्यम योग सत्यम कृष्ण श्री आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम शवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग कृष्ण कृष्ण श्री आत्मा सत्यम जय